टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग जम्मू कश्मीर रीजन को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर रीजन। तो जम्मू कश्मीर रीजन में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्थिति और विस्तार क्या है। तो स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी अक्षांशीय जो देश विस्तार है वो आपको 30 डिग्री 50 मिनट से लेकर 36 डिग्री 58 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मिलता है। वहीं अगर देशांतरी बात करते हैं तो यह आपको 72 डिग्री 26 मिनट से लेकर 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ जो भूभाग है वो पूरा जम्मू कश्मीर का पार्ट होता है। वहीं अगर इसकी चौहद्दी के बारे में बात करते हैं कि इसके आसपास कौन से रीजन पड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है यह आपको अफगानिस्तान से सीमा लगता है, यानी कि ये वाला क्षेत्र। उसके बाद से अगर पश्चिमी सीमा के बारे में बात करते हैं तो यह पाकिस्तान से लगता है, ये वाला क्षेत्र। उसके बाद से अगर उत्तर पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो यह चीन से स्पर्श करता है, यानी कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये आपको चीन से लगता है। वहीं जम्मू कश्मीर के अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो इसका कुल क्षेत्रफल 22,236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 जनगणना के अनुसार से अगर बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 12,54,08,926 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। वहीं अगर जनघनत्व के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 124 वर्ग पर किलोमीटर क्षेत्र में लोग रहते हैं। उसके बाद से ये देखते हैं कि इसकी धरातली दशा क्या है और इसका भौगोलिक संरचना कैसी है। तो धरातली दशा और भौगोलिक संरचना की स्थिति से देखें तो यहाँ के धरातली जो दशा होता है वो काफ़ी भिन्न पाई जाती है। यहाँ पे पांच समानांतर पर्वत श्रेणियाँ तथा उसके मध्य में जो विस्तृत घाटी पाई जाती है, यानी कि 5 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है और उसके मध्य में यहाँ पे घाटियाँ पाई जाती हैं। जो सभी श्रेणियाँ होती हैं यानी कि पर्वतमालाएँ होती हैं वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई होती हैं और इस पूरे प्रदेश को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो पहले देख ले कि 5 श्रेणियाँ कौन है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका हो गया ये काराकोरम श्रेणी हो गया। दूसरा आपका ये हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख श्रेणी हो गया। तीसरा आपका ये देख लीजिए, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं ये जास्कर रेंज ग्रेटर हिमालय हो गया। ये आपका क्या बोलते हैं पीर पंजाल हो गया और ये आपको हो गया ये ट्रांस हिमालय हो गया। यानी कि मुख्य रूप से इसको 5 माना जाता है। एक बीच में एक और होती है, यहाँ पे जास्कर होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद से काराकोरम क्षेत्र, फिर लद्दाख क्षेत्र, फिर ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, पीर पंजाल मतलब कि मध्य हिमालय की बात करते हैं। तो यानी कि यह 5 श्रेणियाँ हो गई जो आपको उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। वहीं अगर बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से तो पूरे जम्मू कश्मीर को भौगोलिक दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा, 8 प्रदेशों में बांटा जाता है। तो जब 8 प्रदेशों के बारे में बात करते हैं तो पहला जो प्रदेश इसमें होगा जम्मू की संकीर्ण जो ये समतली मैदानी पट्टी, यानी कि यह वाला जो क्षेत्र होता है इसको जम्मू की संकीर्ण मैदानी पट्टी में बांटा जाता है। दूसरा होता है आपको जम्मू की पहाड़ियाँ, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको जम्मू की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से जो अगला इसमें होता है आपका, ये होता है आपका मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, जिसको जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको पीर पंजाल कह लीजिए या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। जिसका अगला होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं कश्मीर की घाटियाँ, यानी कि जो आपको ये ग्रेटर हिमालय दिख रहा है, जो ये आपको पीर पंजाल वाला क्षेत्र दिख रहा है, इसके जो मध्य में जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग कश्मीर वैली बोलते हैं, यानी कि कश्मीर की घाटी। उसके बाद से आपका महान हिमालय, यानी कि ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया आपको महान हिमालय। उसके बाद से आपका पड़ता है लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जिसमें जास्कर भी शामिल हो जाता है इसको लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद से काराकोरम की श्रेणियाँ, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको काराकोरम की श्रेणियाँ बोला जाता है। उसके बाद से होता है अक्साइड चीन प्रदेश, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होता है पूरा इसको अक्साइड चीन प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद से अगर बात करते हैं कि कौन कौन सी जो 8 है अभी हम लोग पढ़े थे, तो जो जम्मू कश्मीर के संकीर्ण जो मैदानी भाग होता है यह मुख्य रूप से आप देखेंगे तो कश्मीर प्रदेश के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग में जो झेलम और रावी नदियों के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसी को हम लोग जम्मू के समतली मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इस मैदान के दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहीं अगर जम्मू की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से यह शिवालिक के पहाड़ियों का ही भाग है, उसी का अवशेष है, क्योंकि शिवालिक इधर दिखती है तो यहाँ पे जो थोड़ा सा पार्ट पड़ता है जिसको हम लोग शिवालिक के पहाड़ी के नाम से यानी कि जम्मू की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो इसकी लगभग औसत ऊंचाई
की अगर बात करते हैं तो यह 600 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। यह जो पहाड़ी है यह उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई होती है, ऐसे फैली हुई होती है। उसके बाद से अगर बात करते हैं तो ये उधमपुर हो गए, कोटली हो गए, यहाँ के प्रमुख दून पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि इस पहाड़ी का निर्माण कब हुआ, तो यह पहाड़ी मुख्य रूप से आपको टर्सरी चट्टानें पाई जाती है, माने कि टर्सरी टर्सरी टाइम में बना हुआ है। वहीं अगर ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखेंगे कि इसकी जो अधिकतम ऊंचाई और औसत ऊंचाई तो 600 मीटर है, लेकिन अगर अधिकतम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो यह 1200 मीटर की ऊंचाई रखता है। उसके बाद से जो इसमें से तीसरा जो था उसको बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय ही पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, तो यानी कि पीर पंजाल पर्वत के रूप में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है जिसको हम लोग मध्य हिमालय के नाम जानते हैं। अगर इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से आपको 3500 से लेकर 5000 मीटर के बीच में फैला हुआ बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाती है। वहीं बात करते हैं तो यह भी जो क्षेत्र है आपको उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की दिशा में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय जैसे ही आगे बढ़ता है यानी कि हिमाचल प्रदेश में जाता है तो मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। अगर वो बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 12 ऐसी चोटियाँ मिलेगी जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई रखने वाली है। वहीं अगर कश्मीर घाटी के बारे में बात करते हैं तो कश्मीर जो घाटी है पीर पंजाल यानी कि मध्य हिमालय जो है वो और फिर से जो ग्रेटर हिमालय है उसके मध्य में पाई जाती है, जो 4900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जो घाटी होती है उसको हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से बात जानते हैं। अगर वही इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो यह 40 किलोमीटर आपको चौड़ी जो क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। यह झेलम नदी से निर्मित जो मैदान होता है जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 1600 मीटर होती है उसी को हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। इस घाटी में आप देखेंगे करेवा भी मिलता है जो प्लेस्टोसीन एरा में, मतलब कि जिस समय हिम युग चल रहा था उस समय प्लेस्टोसीन एरा में जब हिमानीकृत जमाव हुआ था, जमाव होने से एक मैदान का निर्माण हुआ जिसको हम लोग करेवा के नाम से जानते हैं। यह भी आपको कश्मीर घाटी के अंतर्गत ही मिलती है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपको डल और बुलट जो झील है वो यहीं पर स्थित है, यानी कि उसी के आसपास स्थित जो क्षेत्र होता है जो कि कश्मीर घाटी का निर्माण करता है। वहीं अगर बात करते हैं पचवा इसमें इसके महान हिमालय, तो महान हिमालय की जब बात करते हैं तो जो ये कश्मीर की घाटी होती है उसके उत्तर में जो जास्कर वाला श्रेणी होता है उसको जब शामिल किया जाता है तो ये महान हिमालय का निर्माण करता है, यानी कि इसको महान हिमालय बोलते हैं। यह जो श्रेणी है उत्तर में जो सिंध होती है उसकी गहरी, मतलब कि गहरी खाई बनाते हुए या घाटी बनाते हुए क्या होती है ग्रेटर हिमालय से प्रवाहित होती हैं। जो सिंधु नदी होती है उसके मोड़ पर जब देखेंगे तो नागा पर्वत पाया जाता है जिसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 8124 मीटर की ऊंचाई रखता है। वहीं अगर बात करते हैं तो यह जो श्रेणी है औसत रूप से 600 मीटर माने 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई रखता है, जिससे ये जोजिला दर्रा मुख्य रूप से क्या होता है यहाँ पे मुख्य दर्रा है जिससे होकर आपको लेह जोड़ने वाले जो राजमार्ग होते हैं या रास्ते होते हैं उसको जोड़ता है। वहीं अगर अगला बात करते हैं छठवां बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग लद्दाख प्रदेश। अगर लद्दाख प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यह आपको श्रेणी जो होती है वो सिंधु और सयोग नदी के जो बीच में होता है, यानी कि सयोग नदी और जो सिंधु नदी के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग लद्दाख प्रदेश के नाम से जानते हैं। लद्दाख प्रदेश को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, यानी कि यह ट्रांस हिमालय के प्रमुख क्या होती है, मतलब कि प्रमुख चोटी होती है या प्रमुख क्षेत्र होता है। इसकी अगर लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो यह लगभग आप देखेंगे कि 350 किलोमीटर लंबी और 50 किलोमीटर चौड़ी जो क्षेत्र फैला होता है जिसको हम लोग लद्दाख के नाम से जानते हैं, यानी कि लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र में जब देखेंगे तो यहाँ पे सिंधु और सयोग नदी के क्या होता है संगम स्थल होता है जो कि तिब्बत के पश्चिम सीमा तक फैला होता है। वहीं अगर इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह आपको उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में मिलता है, जिसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर यानी कि 4500 मीटर के आसपास होती है, जो कि 4-4.5 किलोमीटर के आसपास होता है। वहीं अगर बात करते हैं छठवां इसमें काराकोरम प्रदेश के बारे में बात करते हैं या काराकोरम श्रेणी के बारे में बात करते हैं तो यह जो श्रेणी है आपको उत्तर पश्चिम में हुंजा से सयोग नदी के आसपास जो 400 किलोमीटर या उससे अधिक वाली जो क्षेत्र होता है, लंबी क्षेत्र होता है, उसमें जो फैला हुआ भूभाग है जिसको हम लोग काराकोरम के नाम से जानते हैं।
यह जो क्षेत्र होता है भारत को तिब्बत के पठार से अलग करता है, यानी कि काराकोरम जो रेंज होता है वो भारत को तिब्बत के पठार से अलग करता है। यह जो श्रेणी है हमेशा देखेंगे कि हिमाच्छादित रहता है, यानी कि काराकोरम रेंज पर हमेशा क्या देखेंगे कि आप लोग यहाँ पे हिमखनन पर मतलब हिम की बारिश होती है, या पूरा हिमानी क्षेत्र होता है जहाँ के तापमान बहुत ही कम पाया जाता है। वहीं अगर अक्साई चीन के बारे में बात करते हैं तो अक्साई चीन क्या होता है, ये जो काराकोरम या कुन्नुल सा जो चीन में जाती है, एक पर्वत श्रेणी जाती है, उसके बीच का जो संप्रायद्वीपी भाग होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, उसको हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अगर वो बात करते हैं तो अक्साई चीन को कभी कभी अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अंतर पर्वतीय पठार का मतलब यह होता है कि जो पठार के आसपास वाला जो उसके पद में जो उसके निचले पार्ट में जो भूमि होती है, जो समतली सपाट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मतलब समतली पार्ट होगी लेकिन थोड़ी उसकी ऊंचाई होती है, तो उसको हम लोग अंतर पर्वतीय प्रदेश पठार के नाम से जानते हैं। अगर उसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो लगभग इसकी अगर ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो यह 450 मीटर के आसपास ऊंचाई रखता है। कहीं कहीं देखेंगे कि ये 600 मीटर की भी ऊंचाई रखेगा। यहाँ पे प्रमुख रूप से अक्साई चीन जो है, जो समतली क्षेत्र है, वहाँ पे देखेंगे कि झीलें पाई जाएगी, जैसे पेंगोंग त्सो लेक के नाम सुने होंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, खरे पानी के अनेक झील पाए जाते हैं जो कि अक्साई चीन में ही पाया जाता है। उसके बाद से देखते हैं कि यहाँ के नदियाँ कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं। तो जब नदियों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो भी नदियाँ प्रवाहित होती है वो क्या है, यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदी होती है जो हिमालय बनने से पहले उस क्षेत्र में प्रवाहित हुआ करती थी, उस ऐसे नदियों को हम लोग पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं। यानी कि प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में आपको पूर्ववर्ती नदियाँ मिलेगी। जो कि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, अगर उसके क्षेत्र में अगर कोई भी मतलब कि उत्थान आता है, यानी कि कोई भी पर्वत श्रृंखला अगर खड़ा होती है तो उसको काट कर गहरी घाटियों द्वारा वो अपने आप को प्रवाहित करती जाती है। तो यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो ये महान हिमालय है वो एक क्या होती है, एक गहरी जो घाटी होती है, उससे लगभग आप देखेंगे कि 5180 मीटर की गहराई से प्रवाहित होते हुए क्या होता है, आगे प्रवाहित होती है। वहीं देखेंगे यहाँ पे झेलम जो नदी है वो महान हिमालय से निकलकर पीर पंजाल को बारामूला के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए मैदान में प्रवेश करती है। पीर पंजाल से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो जम्मू की पहाड़ी से प्रवाहित होते हुए आगे को बढ़ती है। वहीं देखेंगे अगर मुख्य नदियों के बारे में बात करते हैं तो ये आपको देख लीजिए, ये वाला जो नदी है आपको ये आपको सिंधु नदी मिलेगी, फिर ये आपको यहाँ से ये सयोग नदी मिलेगी, फिर ये यहाँ से दोनों आकर जब आपस में मिल जाती है तो इसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, और फिर यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। फिर आप यहाँ से देखेंगे तो इसको एक अफ़गानिस्तान से आती है जिसको हम लोग गिलगिट नदी के नाम से जानते हैं, वो इसको आकर ज्वाइन करती हैं। वहीं अगर दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं तो ये आपको देख लीजिए, ये आपकी सतलज नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ आती है। फिर ये ब्यास नदी है जो कि यहाँ से प्रवाहित होती है यहाँ आती है। फिर सतलज और ब्यास आपस में मिलकर फिर यहाँ से प्रवाहित होते हुए आगे चलकर ये आपको चेनाब से मिलेगी, फिर वो आगे सिंध से मिल जाएगी। फिर ये देखिए आपको ये रावी नदी है जो कि यहाँ से प्रवाहित होते हुए आकर यहाँ पे मिलती है। ये जो चेनाब नदी है वो यहाँ से प्रवाहित होते हुए आती है, फिर यहाँ पे मिलती है। फिर उसके बाद से ये देखिए आपको झेलम नदी है जो कि यहाँ से प्रवाहित होते हुए यहाँ आती है, और फिर ये यहाँ से आकर यहाँ सभी आपस में मिल जाती है। फिर मिलने के बाद से क्या होता है, ये आगे चल के आपको सिंधु नदी से मिल जाती है। यानी कि मुख्य रूप से अगर रिवर सिस्टम के बारे में बात करें तो सिंध नदी या उससे जो जुड़ी 5 नदियाँ हैं यही प्रमुख इस क्षेत्र की नदी हैं। जैसे कि आप इस फिगर में भी देखते हैं, ये आपकी सिंधु नदी है, फिर यहाँ से आपको सयोग नदी है, दोनों आपस में मिलकर सिंधु नदी के नाम जानती है। फिर यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर आप यहाँ से देखिए ये गिलगिट नदी आकर मिलती है। फिर यहाँ से एक नदी यहाँ से आती है, फिर एक यहाँ से आती है, फिर देखिए ये यहाँ से आकर आपस में सब मिलती है, फिर यहाँ पे जाकर आपस में सब मिल जाती है। मतलब यानी कि इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये नदियाँ हैं। वहीं अगर इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो लद्दाख जो क्षेत्र होता है वहाँ पे अल्पाइन जलवायु पाई जाती है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में जो जलवायु होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है क्षेत्रीय आधार पर। यानी कि एक तरफ देखेंगे जम्मू कश्मीर में उपोष्ण मिल रही है तो वहीं आप लद्दाख में देखेंगे तो क्या होगा, अल्पाइन मिल रही है। जो लद्दाख में अल्पाइन मिल रही है तो वहाँ पर देखेंगे ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में उपोष्ण जलवायु पाई
पाई जा रही है तो वहाँ पे क्या पाई जाएगी, ज़्यादा गर्म पाई जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है कि जो सबसे ठंडा प्रदेश है, यानी कि विश्व का जो सबसे ठंडा प्रदेश है, या सेकेंड मतलब कि दूसरे नंबर पर जो सबसे ठंडा प्रदेश है, वहाँ ये लेह वाला जो द्रास रीजन है वो पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सबसे ठंडा स्थान लेह तथा सबसे गर्म स्थान जो होता है वो जम्मू होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो जनवरी होता है, ये जनवरी में ठंडा और जुलाई में गर्मी पाई जाती है। वहीं जो द्रास रीजन है, जो अभी मैं बात कर रहा था, जो विश्व का दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश होता है, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी औसत तापमान की अगर बात करते हैं तो लगभग -17 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कभी कभी ये देखेंगे कि सर्दियों के दिन में ये लगभग 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू में देखेंगे लगभग तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जलवायु रूप से जम्मू कश्मीर रीजन में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जो क्या बोलते हैं, अगर वर्षा के बारे में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जहां जल और हिम दोनों रूप में वर्षा होती है। जो मानसून से कश्मीर प्रदेश में वर्षा होती है लगभग वो 40% प्राप्त करती है। वहीं अगर बात करें वार्षिक वर्षा का जम्मू कश्मीर में, तो वार्षिक वर्षा का औसत जो है यहाँ पे लगभग 65 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर बात करते हैं कि जो वर्षा होती है उसमें भिन्नता है कि नहीं है, तो जो वर्षा की मात्रा है उसमें काफ़ी भिन्नता पाया जाता है। यानी कि देखेंगे कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो क्या होता है, वर्षा की मात्रा बढ़ने लगता है। वहीं अगर वर्षा की मात्रा के बारे में बात करते हैं तो गिलगित में केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो लद्दाख है वहाँ पे 8 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं अगर कश्मीर घाटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 68 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर जम्मू के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे लगभग 115 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। वहीं अगर जलवायु दृष्टि से बात करें तो जलवायु दृष्टि से पूरे जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया आपको लद्दाख प्रदेश, दूसरा हो गया लद्दाख और जम्मू के बीच में जो फैले हुए क्षेत्र हैं उसमें, और तीसरा हो गया आपको जम्मू प्रदेश। यानी कि जब लद्दाख प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अति ठंडा उच्च पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं ये लद्दाख और जम्मू के बीच में, तो यहाँ पर देखेंगे कि पीर पंजाल के जो उत्तरी ढाल होता है से लेकर काराकोरम वाला जो क्षेत्र होता है दक्षिणी ढाल में फैला हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता है, एक विशेष प्रकार के जलवायु का प्रभाव होता है। अगर जम्मू के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अभी देखें कि 105 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में। अगर मिट्टियों के बारे में बात करते हैं तो मिट्टियाँ यहाँ पे प्रमुख रूप से 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली मिट्टी है काप मिट्टी, दूसरी मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, तीसरा है आपका वन मिट्टी और चौथा है उप पर्वतीय मिट्टी। यानी कि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो काले में है आपको, यानी कि ये वाला आपका हो गया काप मिट्टी हो गया, जो ग्रीन वाला जो क्षेत्र है ये, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे उप पर्वतीय मिट्टी, और जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे वन मिट्टी। बाकी का जो संपूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में फैला हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे आप देखेंगे प्रमुख रूप से तो आपको पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। तो जो आपको काप मिट्टी है मुख्य रूप से आप देखेंगे ये जम्मू के दक्षिण में क्या होता है कि यह डोमट से बलुई डोमट प्रकार के होती हैं, जबकि अगर कश्मीर घाटी में जब जाते हैं तो ये चिक्का डोमट से लेकर दोमट प्रकार की होती है, और यह जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती हैं। वहीं अगर पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो ये पोडजल पर्वतीय घास स्थली मैदान या मैदान की मिट्टी होती है, जो क्या होता है बर्फ़ से ढकी हुई मिट्टी में भी शामिल होती हैं। वहीं अगर वन मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से आप जब देखेंगे तो जो जम्मू की पहाड़ी है उसके दोनों ढाल पे पाई जाती है, जिसको हम लोग वन मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगर उप पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो यह आपको पीर पंजाल के जो दोनों तरफ वाला जो भूभाग है, जो फैला हुआ जो क्षेत्र है, ये पीर पंजाल मतलब कि मध्य हिमालय वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास के जो मिट्टी होती है वो उसको हम लोग उप पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। अगर वनस्पतियों के दृष्टि से देखें तो जो यहाँ के मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, टुंड्रा वनस्पति से लेकर टुंड्रा वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, यानी कि हिमानी क्षेत्र होता है, से लेकर देखेंगे तो उष्ण पतझड़ यानी कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में उष्ण पतझड़ प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इस प्रदेश में केवल अगर देखेंगे कि मतलब कितने प्रकार क्षेत्र पे वन पाए जाते हैं तो 22,145 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं वनों को तो लगभग इसको तीन भागों में या 3 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। पहला जो मेरा वन होगा उसको हम लोग बोलेंगे ये उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन वो होता है जिसके क्या होता है 150 मीटर से
150 मीटर ऊंचाई तक पाए जाने वाले जो वन होता है उसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे साल हो गया, ढाक हो गया, सेम्बल हो गया, आंवला हो गया, शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अगर दूसरे प्रकार के वन के बारे में बात करते हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन की पहचान ये है कि यह चौड़ी पत्ती वाला होता है, शंकु आकार के पत्ती होता है। मुख्य रूप से इसका विस्तार की अगर बात कर जिसका विस्तार 1500 से 3600 मीटर के आसपास मिलती है। अगर उसके निचले भाग में बात करें जिसकी ऊंचाई लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई रखती है, वहाँ पे देखेंगे आपको चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये आक हो गया, इसके वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अगर 2400 मीटर के अगर ऊपरी भाग वाला में बात करते हैं तो मुख्य रूप से वहाँ पर देखेंगे ब्लू अल्पाइन हो गया, अल्पाइन हो गया, फिर से सिल्वर फार हो गया, फिर से देवदार के वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। अगर पर्वतीय वन के बारे में बात करते हैं तो यह लगभग आप देखेंगे 3645 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिसको जूनिफर बोला जाता है, सिल्फर बोला जाता है। उसके बीच के जो वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य रूप से यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। अगर 4500 मीटर के ऊपरी भाग की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से क्या होता है, हिमाच्छादित यहाँ पे रहता है। वहीं अगर बात करते हैं जो कश्मीर की घाटी होता है वो फर के वृक्षों के लिए या वनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होती है। यहाँ पे देवदार हो गया, फिर से कैल के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रदेश के कुल जो वन होते हैं उसके 40% ही भाग जो वन है उसको उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से उसका उपयोग किया जाता है, जिसमें इस प्रदेश का जो आय होता है उसमें 17% योगदान देता है। अब खनिज संसाधन के बारे में बात करें तो यह प्रदेश जो है खनिज संसाधन के दृष्टि से काफ़ी मतलब कि रिच नहीं है। क्योंकि ये आपको पता है कि टेरसरी काल में पूरा हिमालय का फॉर्मेशन बना हुआ है और उसी से जो निर्मित मतलब मिट्टियाँ हैं या चट्टानें हैं बनी हुई है, तो यह हिमालय काल का है। इस वजह से यह खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र नहीं है। फिर भी यहाँ पर कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें कोयला हो गया, तांबा हो गया, बक्साइड हो गया, चूना पत्थर हो गया, लौह हो गया, जस्ता हो गया, शीशा हो गया, उसके वजह से जिप्सम हो गया, फिर निकिल्स हो गया, मैग्नीज आदि प्रमुख प्रकार के पाए जाते हैं। अगर कोयले के बारे में बात करते हैं तो यह जो जम्मू के जंगली वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको ये कालकोटा वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे जो फैला हुआ है 50 किलोमीटर के जो लंबी एक पेटी फैली हुई है, वहाँ पे बिटुमिनस से एंथ्रासाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि अपने देश में अगर कोयले के भंडारण का सबसे अगर उच्च गुणवत्ता वाला माने क्वालिटी वाला अगर पाया जाता है तो वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, पर इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा पर्याप्त नहीं पाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए चूना पत्थर पाया जाता है। अगर चूना पत्थर के बारे में बात करें तो ये आपको कश्मीर और जम्मू की ये बसौली वाला जो खान होता है उस वहाँ पे इसका निर्माण वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे सीमेंट बनाना मतलब कि अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि उससे बालुआ मिलेगा, फिर उससे क्या होगा, सीमेंट का निर्माण किया जा सकता है। अगर जिप्सम के बारे में बात करें तो आपको ये बारामूला हो गया, उधमपुर हो गया, फिर से डोडा जिला से प्राप्त की जाती है। वहीं अगर गंधक के बारे में बात करते हैं तो इसके अनेक सूत्र पाए जाते हैं, जैसे अनंतनाग हो गया, फिर से उसके वजह से सदर कोटा हो गया, फिर से ये पंगा घाटी हो गई। यहाँ पे तमाम मतलब कि जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लगभग पाया जाता है। वहीं अगर तांबा की बात करते हैं तो यह आपको बारामूला जो जिले होते हैं उसके पूर्वी भाग में पाया जाता है। अगर लौह की बात करते हैं, लौह या अन्य जो धातु होते हैं या चाहे खनिज होते हैं उसकी बात करते हैं तो ये आपको जम्मू में, पुंछ में, बारामूला जिला में पाए जाते हैं। वहीं अगर यहाँ के जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार से देखा गया है कि यहाँ पे लगभग 12 करोड़ 54 लाख लोग यहाँ पे निवास करते हैं। जो इनका प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो 124 होता है। 2001 से 2011 के बीच में लगभग यहाँ पे 24.69 लाख जनसंख्या क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। अगर साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं तो वहीं इसकी साक्षरता दर 2001 में देखते हैं तो 54.46% था, जो कि 2011 में बढ़कर 68.74% हो गया। पुरुषों की अपेक्षा अगर महिलाओं की बात करते हैं तो यह क्या है, बहुत ही कम साक्षर है। नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा में साक्षरता दर क्या होती है, काफ़ी अधिक पाई जाती है। प्रदेश में लगभग 78.26% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं। वहीं महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो लगभग 58.86% महिलाएं ही शिक्षित हैं। अगर महिला पुरुष अनुपात के बारे में बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार से लगभग 100 पुरुषों पर 883 महिला हैं। अगर 2011 जनगणना के अनुसार से बात करते हैं तो अगर नगरीय जनसंख्या देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 34.4 लाख जो जनसंख्या है जो कि नगरों में निवास करती है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 27
ये जो नगरीय जनसंख्या है लगभग 3,44,00,000 जो जनसंख्या है जो कि नगरों में रहती है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 27.21% होता है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी वृद्धि का, तो 10 की वृद्धि लगभग देखेंगे तो 35.66% रही है। अगर ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात करते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार से देखा गया है कि लगभग यहाँ पे 9,10,00,000 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं, जो कि क्या बोलते हैं पूरी जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो लगभग यह 70% से अधिक होता है। जो ग्रामीण जनसंख्या है लगभग उसका 80% जो है वो कृषि पर निर्भर करते हैं मुख्य रूप से। फिर उसके बाद से अगर बात करते हैं कृषि अर्थव्यवस्था की, तो कृषि अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि जो प्रदेश के कुल भूमि होता है उसका केवल 5% ऐसी ही भूमि होती है जो कृषि योग्य है, और यहाँ के जो 70% जो जनसंख्या होती है वो मतलब कि व्यावसायिक रूप से कृषि पर ही आधारित होते हैं। पूरा जो प्रदेश होता है उसका कृषि की भूमि का जो 48% जो भूभाग है वो आपको कश्मीर घाटी में पाई जाएगी। बाकी जो 49% क्षेत्र है ये आपको जम्मू में पाया जाता है। जो शेष 3% बचता है वो आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसका क्षेत्रफल लगभग यहाँ पे 7 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि होती है उस पर 2 बार फसलें प्राप्त की जाती है, बाकी वाले पे क्षेत्र पे केवल 1 बार फसल होती है। जो कुल कृषि भूमि है उसका 62.6% जो क्षेत्र होता है वो आपको सिंचित क्षेत्र होता है। जो कुल कृषि भूमि है उसका 90% जो भाग होता है उस पर क्या होता है खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती है, यानी कि खाने। अगर मैप में देखने की कोशिश करें तो ये वाला देखिए, ये वाला जो पूरा क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में आप तिलहन और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जो ये संपूर्ण पूरा क्षेत्र है इसमें आप देखिए गेहूं और मक्का की खेती होती है। जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है इसमें आपको केसर और चावल की खेती होती है। ये जो संपूर्ण रूप से जो येलो क्षेत्र बचा हुआ है इसमें रागी और मोटे अनाज की खेती की जाती है। अगर चावल दृष्टि से देखें तो चावल कश्मीर की घाटी में प्रमुख फसल के रूप में जाना जाता है। जो प्रदेश के 27% जो 27 जो प्रदेश में 27% भूमि का इसका उत्पादन करता है। उस उत्पादन ज्वार और बाजरा की बात करें तो ये आपको जम्मू और उधमपुर की प्रमुख फसलें हैं। अगर गेहूं की बात करते हैं तो जम्मू के क्षेत्र की क्या है ये प्रमुख फसलें हैं। इसका उत्पादन क्षेत्र लगभग देखेंगे 2.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। जो ये पूरे प्रदेश का 80% जो गेहूं होता है उसका उत्पादन जम्मू, कठुआ, संभा, उधमपुर और पुंछ रियासी ज़िले में उसको किया जाता है। वहीं अगर व्यापारिक फसलों के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि तो तिलहन होगा, आलू होगा, सेब होगा। इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो सेब का अधिक उत्पादन किया जाता है कश्मीर की घाटी में। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पे पशुओं के लिए तो जाहिर सी बात है कि जो कृषि के अलावा यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो क्या है, ये पशुचारण की व्यवस्था है। क्योंकि जो ऊंचे वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ऊंचे वाला क्षेत्र के लिए या जो तीव्र पहाड़ी का ढाल होता है वहाँ पे जहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती है वहाँ पे यहाँ पे मतलब कि जो गाय होती है, भैंसें होती हैं, चाहे अन्य प्रकार के जो पशु होते हैं उनको चराने के लिए क्या होता है उपयुक्त समझा जाता है। अगर औद्योगिक दृष्टि से बात करें यानी कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें तो यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से भी काफ़ी अविकसित है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी नहीं है या कोई खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। फिर से अगर जो उद्योग में लगे हैं उसमें से 60% ऐसे जो लोग हैं जो छोटे और कुटीर उद्योग मतलब कि जो हस्तशिल्प होता है, कुटीर उद्योग होता है उसमें लगे हुए होते हैं, जो उससे क्या होता है अपने आजीविका को प्राप्त करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रदेश में क्या है कच्चे माल का अभाव पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ पे औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसका विस्तार हुआ है, जैसे कि ये वस्त्र उद्योग है यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सूती हो गया, ऊनी हो गया, रेशमी वस्त्र यहाँ पे पाए जाते हैं। जो ये ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं यहाँ के विश्व विख्यात है, जो कि पूरे विश्व में इसका मतलब कि मांग होती है। उसमें से देखेंगे जो 19 साल होता है जिसे हम लोग पश्मीना बोलते हैं, या जो जरी का काम होता है
वो फिर उसके बाद से देखें जो ऊनी गलीचे होते हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें से देखेंगे कि अगर प्रमुख जो स्थान है यह आपको श्रीनगर और जम्मू के कुछ इलाके जो होते हैं वहाँ पे इसका प्रमुख केंद्र पाया जाता है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे लकड़ी पर जो नक्काशी का कार्य है या दरी बुनने का काम है, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे क्या है, कुटीर उद्योग पाया जाता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे जवाहरात पे पॉलिश करने का काम भी होता है। अगर खनिज पर आधारित अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उद्योग सीमेंट होता है या चीनी मिट्टी के सामान प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। उसके बाद से अगर यातायात साधन के या ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं तो पूरे इस प्रदेश में क्या मिलता है, आपको सीमित विस्तार पाया जाता है इन सब यातायात के लिए। जो सड़कें हैं यातायात के लिए प्रमुख साधन है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे का विकास नहीं हो पाया है। प्रमुख रूप से अगर देखते हैं तो यहाँ पे सड़कों की अगर लंबाई के बारे में बात करते हैं तो मात्र आप देखेंगे कि 26,711 किलोमीटर जो लंबी सड़कें पाई जाती हैं। श्रीनगर व जम्मू कश्मीर सड़क मार्गों के प्रमुख जंक्शन बनाती है। श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है या सड़क मार्ग से जाता है। जो हाल ही में देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश से जो मनाली से ये लेह के लिए एक सड़क बनाई गई है। यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क है जो कि औसत रूप से 4,270 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। यह चार यहाँ के चार दर्रे से होकर गुजरने वाली मतलब कि ये सड़क बनाई गई है। यह सड़कों का एक जाल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में अधिक मिलता है। यानी कि देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सड़कों का निर्माण काफ़ी हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा समतली मैदान में पाई जाती है, इसलिए उस क्षेत्र में सड़कों का विकास या विस्तार किया गया है। जो श्रीनगर की घाटी और जम्मू प्रदेश है वहाँ पे सड़कों का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से जो जम्मू वाला जो क्षेत्र होता है, जो कश्मीर में श्रीनगर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो सड़कें हैं उसका जाल ज़्यादा बिछाया गया है, क्योंकि वहाँ पे आवागमन ज़्यादा होता है। वहीं पे नगरीकरण जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसी क्षेत्र में रहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि प्रदेश में रेल मार्ग की कुल जो लंबाई है वो मात्र वहाँ पे देखा गया है कि मात्र 119 किलोमीटर लंबी है। उसमें अगर और उसके अलावा देखेंगे तो 173 किलोमीटर जो रेल मार्ग है वो अभी निर्माणाधीन है, यानी कि अभी बन रहा है। जो श्रीनगर है, जम्मू है, लेह है, फिर वहाँ पे देखा गया है कि प्रमुख रूप से हवाई अड्डे बने हुए हैं। जो लेह और वैष्णो देवी के लिए वायु का विस्तार किया जा रहा है, जिससे क्या हो सके वहाँ पे मतलब कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके, चाहे पिलग्रिमेज वहाँ बढ़ाए जा सके। तो इस तरह से हमारा ये आज जम्मू प्रदेश रीजन समाप्त हुआ। थैंक यू।